आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड का मॉडल सेट का, जो आपके 2025 का मॉडल सेट है, ठीक है, उसके साइंस के प्रैक्टिस करेंगे आज हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं आज के पहले प्रश्न से। ठीक है, तो ये आज का पहला प्रश्न है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? ठीक है, ऑप्शन ए है इसका छाया बनता है, ऑप्शन बी है उपछाया, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत के सामने अगर कोई भी चीज़ रख देंगे, ठीक है ना, एक रुकावट रख देंगे, मतलब अपारदर्शी चीज़ कुछ भी रख देंगे, तो एक छाया बनेगा वहाँ पर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। कितना होता है? अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, अब 1 मीटर, ठीक है, उसका फोकस दूरी है, मतलब इसका एफ दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कि क्षमता क्या होगा, मतलब पावर क्या होगा। तो P बराबर होता है 1/f। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1। ठीक है, तो ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तल लेंस लिखा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे इसके फोकस दूरी को लेंगे प्लस में लेंगे। ठीक है, इसके फोकस दूरी किस में लेंगे? प्लस में लेंगे, तो इसलिए इसका 1 डायप्टर आ जाएगा। कितना आएगा? 1 डायप्टर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ठीक है, अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो प्रकाश की चाल जो होती है विभिन्न माध्यम में भिन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक अभिसारी लेंस बनता है। तो एक अभिसारी लेंस कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना, अभिसारी लेंस क्या बनाता है? कभी आभासी तो कभी वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 9, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है? ठीक है ना, किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परिकिरणन, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, परिकिरणन का। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण। प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्राथमिक वर्ण हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी क्या है? प्राथमिक वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11, वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? ठीक है, वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना में। क्वेश्चन नंबर 12, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है ना, और निकट दृष्टि के लिए ये अवतल लेंस का होता है। तो दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मतलब कितने देर तक मानव नेत्र में कोई भी जो इमेज बनता है वो कितनी सेकंड तक रुका हुआ होता है? तो 1/16 सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर कौन सा मात्रक हो जाएगा इसमें? जूल प्रति सेकंड। ठीक है, जूल प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? ये वाट के बराबर है। ठीक है, जैसे पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन में टाइम होता है। ठीक है ना। ठीक, यहाँ शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटा में समय। तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है ऊर्जा का मात्रक? जूल होता है, और टाइम का सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट होता है। ठीक है, जो कि आपका कमर्शियल यूनिट होता है वही 1 किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? तो कितने जूल के ये बराबर होता है? तो ये आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो दाएं हाथ के जो अंगूठे का नियम है फ्लेमिंग ने। ठीक है, फ्लेमिंग ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो देखिए मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान जो बढ़ाने के लिए उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के वायर का। ठीक है, नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम के तार का जो होता है ना प्रतिरोध ज़्यादा होता है। क्या होता है? प्रतिरोध इसका ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी तार का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, R जो है वो P के क्या है समानुपाती है, तो R जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा हमको क्या मिलेगा, वहाँ से उष्मा मिलेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसके तार को नाइक्रोम से हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा ये उत्सर्जित होता है इस पर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 26, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध का जो निर्माण का उद्देश्य था ये आपका भूमि सिंचाई भी था, जल आपूर्ति भी और बिजली का उत्पादन भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? हो जाएगा आपका डैनियल सेल, सूखा सेल और सौर सेल। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 28, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दी गई अभिक्रियाएं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन अपचयित हो रहा है। ठीक है ना, कार्बन क्या हो रहा है? अपचयित। ठीक, देखिए कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे संयोग कर लिया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो अपचयित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 32, निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ आपका चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, दंत मंजन प्रायः होता है, क्या होता है? ये आपका क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 35, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो 10.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जस्ता का अयस्क है, तो ये जस्ता जो है वो किसका अयस्क है? तो ये आपका अयस्क है जिंक ब्लेंड का, ZnS। जिंक ब्लेंड का क्या फॉर्मूला होता है? ZnS। क्वेश्चन नंबर 37, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है, क्या होता है? सोना होता है। ठीक है, Au। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो Cl2 ये एक आयनिक यौगिक है, KCl भी आयनिक यौगिक है। यहाँ पे CO2 जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी एक आयनिक हो जाएगा। और यहाँ पे HCN जो है क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? सहसंयोजी बंधन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस कैसा गैस है? तो ये एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर कौन सा होता है? आपका हीरा होता है। और क्वेश्चन नंबर 41, बेंजीन का अणुसूत्र है, तो C6H6। क्वेश्चन नंबर 42, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में एकल आबंध बनता है। क्वेश्चन नंबर 43, चूना जल का रासायनिक नाम है, तो चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22A और O11। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, C2H4। क्वेश्चन नंबर 46, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? तो क्षार धातु इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो ये आपका हैलोजन समूह जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, और आयोडीन, तो ये इसमें हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन इसका सदस्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, जिंक की परमाणु संख्या है, तो जिंक की परमाणु संख्या 30 होता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो अधातु जो होता है वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, खेजरी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती मानव जनसंख्या।
क्वेश्चन नंबर 53, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 54, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH4, मीथेन। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो सबसे ऊपरी परत को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। 57, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां जो है वो अमाशय में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। तो वसा के पाचन में जो सहायक होता है लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 59, पित्त रस का रंग होता है। पित्त रस का रंग जो होता है वो हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 60, पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन जो होता है वो अब क्यों होता है, पत्तियों में भी होता है, तना में भी होता है, जड़ में भी होता है। तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। यह आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। तो 2 ATP का, ठीक है, 2 ATP का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 63, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। तो डायस्टोलिक जो होता है वो आपका कितना होता है, 80 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर 64, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 65, अस्थि क्या है। तो अस्थि जो है ये एक उत्तक है, ठीक है, टिश्यू है। क्वेश्चन नंबर 66, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। अपशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं पादप में। तो छाल में भी होते हैं, पत्तियों में भी होते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होते हैं। तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 67, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो इसको नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं, टैनिन, रेजिन, गोंद, ये सब उसके उत्सर्जी पदार्थ हैं। इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 69, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 70, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 71, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन जो है वो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 72, स्वपरागन निम्न में किन पौधों में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उभयलिंगी में। क्वेश्चन नंबर 73, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोमेट्रियम में। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका। क्वेश्चन नंबर 75, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। आनुवांशिकता का पिता जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। ये ऑस्ट्रिया के। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जगत।
क्वेश्चन नंबर 78 सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, मतलब जीवाणु और कवक। क्वेश्चन नंबर 79 मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। तो मांसाहारी जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10%। क्वेश्चन नंबर 80 ये इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी तरह के एक नए मॉडल सेट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।